वेलकम बैक। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक रिवीजन वीडियो है। इसमें हम लोग जल्दी से कोशिश करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये दोनों यूनिट को रिवाइज कर लें। डिटेल वीडियो आपके पास ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, आप उसको जब चाहें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं या जो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको हम यहाँ पर जल्दी से कवर कर दे रहे हैं। तो जैसा कि सवाल है कि वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज़ नीडेड, आखिर क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि देखो ऐसा था कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको हम एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहे हैं। अब इसके अंदर ऑप्टिक्स भी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती है, मैकेनिक्स आता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो हुआ क्या कि 1900 से पहले ये था कि जब एटॉमिक डायमेंशन यानी जो बहुत छोटे से डायमेंशन पे हम लोग बात करते हैं, तो उस समय जो क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास डेवलप थे उसके जो लॉस थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो यानी कि हमें कुछ और भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता थी। उसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसका जो कर्व आ रहा था वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड लो टेम्परेचर पर क्यों तेज़ी से घट जाती है एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। एटॉमिक मॉडल जो था कि एटम जो है उसका प्रॉपर मॉडल क्या होना चाहिए, हालांकि कुछ मॉडल प्रपोज किए गए थे रदरफोर्ड या उससे पहले जे थॉमसन के, बट दे वर नॉट अप्रोप्रिएट कि वो हाइड्रोजन से मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन कर पाता। तो इस तरह से कुछ रीजन्स हैं जिन्होंने इस बात को सजेस्ट किया कि हमारी जो नॉलेज है क्लासिकल मैकेनिक्स की वो कंप्लीट नहीं है। अब सवाल एक आता है कि आखिर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आप ये समझिए कि 1900 से पहले का जो समय था वो उस समय दूरबीनें डेवलप हो चुकी थी। तो लोग इस तरह से थे कि वो एस्ट्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो सेलेस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में इंटरेस्टेड थे, वो इंटरेस्टेड थे मून, प्लैनेट, इन सब के बारे में उनका इंटरेस्ट था। और उस समय कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो कि आने वाले लाइट जो आ रही थी इसके स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो उस समय ऐसे कोई क्लासिकल थ्योरी नहीं थी जो कि ये बता पाती कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है उसका शेप लार्ज वेवलेंथ और स्मॉल वेवलेंथ पर क्यों कैसे वेरी कर रहा है। मतलब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, तो इस फिगर में जो आपके पास स्पेक्ट्रम है वो एक स्मॉलर वेवलेंथ से लेकर के एक लार्जर वेवलेंथ तक फैला हुआ है। तो आखिर ये दोनों तरह की वेवलेंथ लिमिट में कैसे है ये नहीं समझ पा रहे थे। तो ये समझ ना पाने का मतलब ये था कि जो हमारी नॉलेज थी उस ज़माने में, यानी 1900 के समय में जो हमारी नॉलेज थी उससे पहले की जो नॉलेज थी फिजिक्स की वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। इसीलिए तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पा रही है। एक दूसरा था कि इस कर्व से हमने कुछ अच्छे कंक्लूजन निकाले, जैसे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इस कर्व के जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो कुछ बहुत अच्छे से रिजल्ट यहाँ से दिख रहे थे। तो उस समय के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो एस्ट्रोफिजिक्स में काम कर रहे थे, जैसे वीन हैं, जीन्स हैं, इन लोग का इंटरेस्ट हुआ कि चलो इस ग्राफ के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फिजिकल शायद फिनोमेना को और अच्छे समझ पाए। तो इस तरह से कुछ मोटिवेशन थे लोगों के सामने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के। अब जरा आप देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है। अगर हम वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ को प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ पहले उठता है, फिर एक पीक लेता है और फिर नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। इसका जो पीक होता है ये मान लो देखो एक वेवलेंथ λ1 पर है, लेकिन जैसे 1700 पे से आपने 1200 टेम्परेचर कम किया तो ये शिफ्ट हो गया, आपने टेम्परेचर और कम किया ये और शिफ्ट हो गया। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं हमारी वो वेवलेंथ जब पीक अधिकतम आता है, यानी जो पीक यहाँ पर आ रहा है उसके लिए जो वेवलेंथ है वो लगातार हायर एंड की तरफ बढ़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करते जाते हो जो मैक्सिमा जिस वेवलेंथ पे आता है वो हायर और हायर होना शुरू हो जाता है। आप देखो यहाँ पर ये लिमिट कौन सी है, ये लिमिट है हाई वेवलेंथ लिमिट, ये है लो वेवलेंथ लिमिट। तो हमारे पास रेले जो थे, रेले की थ्योरी हाई वेवलेंथ पे काम कर रही थी, वेन की थ्योरी लो वेवलेंथ पे काम कर रही थी, लेकिन कोई ऐसी एक कंप्लीट थ्योरी नहीं थी जो कि दोनों वेवलेंथ पर सभी जगहों पर काम करती। अब क्या हुआ, फिर प्लांक को मिलता है जैकपॉट इन सेंस कि वो धीरे धीरे सोचते सोचते एक बहुत ही वेयर्ड किस्म के सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो प्लांक कहते हैं कि प्लांक कंसेप्ट विद द यूनिक एंड न्यू आइडिया ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी विथ क्वांटम ऑसिलेटर। तो सबसे पहली बार प्लांक ये कहते हैं कि अगर हम किसी ऑसिलेटर को माने, से मान लो ये आपका ऑसिलेटर है,
तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कॉन्टीन्यूअस नहीं होगी, मतलब जो चाहे वो एनर्जी नहीं होगी, बल्कि इसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, इवन डिस्क्रीट होगी। तो ये जो फिक्स होना, डिस्क्रीट होना, ये इसके पीछे सोचने का आधार ऐसा कुछ खास तो नहीं था, बस ये था कि एक आइडिया था जो कि प्लैंक ने मतलब कंसीव किया था। तो अब उन्होंने उस आइडिया को लेकर के ये कहा कि जो ब्लैक बॉडी है इसको हम मान सकते हैं कि बहुत सारे क्वांटम ऑसिलेटर्स का एक कलेक्शन है, और हर क्वांटम ऑसिलेटर की एनर्जी इस फार्मूले से दी जाती है। इसको हम प्लैंक फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी और n इज़ द नंबर। जब वो ऐसा करते हैं और वो ब्लैक बॉडी के अंदर ब्लैक बॉडी को बहुत सारे क्वांटम ऑसिलेटर का बना हुआ मानते हैं, और जब उसकी एवरेज निकालते हैं तो ये उनका फार्मूला निकल के आता है। तो ये जो फार्मूला था ये बहुत ही यूनिक फार्मूला होता है, और आगे जा कर के इसने बहुत सारे और फर्दर डेरिवेशंस को इन्होंने शुरू किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला टॉपिक आपके पास है कॉम्पटन इफेक्ट। देखो ऐसा था कि जब प्लैंक ने अपना कॉन्सेप्ट दिया उसके बाद आइंस्टीन ने 1905 में E=h कॉन्सेप्ट का यूज किया, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहा कि ये वेव जो है वो वेव पैकेट के रूप में होते हैं, यानी कि एनर्जी पैकेट के रूप में उन्होंने उस बात को कहा, जिसको बाद में लोगों ने फोटोन नाम दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1905 में आइंस्टीन ने फोटोन को कंसेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन फिर सवाल ये रहा कि क्या बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एकमात्र ऐसा फिनोमिना है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, यानी कि वो फोटोन होता है? कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या था? एक डायरेक्ट एविडेंस था, जिसको आज भी हम कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द पार्टिकल नेचर या डिस्क्रीट एनर्जी बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल बिहेवियर शो करती है, उसके पास डिस्क्रीटनेस होती है। इस बात को सीधे तौर पर सबसे स्पष्ट रूप से समझाने वाला ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जो हमारे कॉम्पटन साहब थे, कॉम्पटन साहब ने एक टारगेट लिया, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर उन्होंने एक्सरे गिराया, एक्सरे का फोटोन गिराया, फोटोन जो था वो गिरा और फोटोन इधर स्कैटर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर रिकॉइल कर गया, ये एंगल थीटा लिया, ये एंगल फाई लिया, थीटा है स्कैटरिंग एंगल, फाई है रिकॉइल एंगल। तो देखा ये कि जो ये फोटोन पहुंचा है इसकी वेवलेंथ λ1 हो लैम्डा डैश हो चुकी है, जो फोटोन आया था इसके ऊपर उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी। तो लैम्डा डैश और लैम्डा सेम नहीं है, बल्कि लैम्डा डैश लैम्डा से ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस आता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनकोहेरेंट स्कैटरिंग हेयर ड्यूरिंग स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। जैसे आप देख रहे हो ये रेडिएशन है, ये इस टारगेट से स्कैटर्ड होता है, तो स्कैटर्ड होता है विद द हायर वेवलेंथ इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल वेवलेंथ। जब आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम देखते हो तो आपको लैम्डा के भी फोटोन मिलते हैं और लैम्डा डैश के फोटोन भी मिलते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करें तो अगर इंटेंसिटी वाई एक्सिस है, वेवलेंथ लैम्डा है, एक्स एक्सिस है, तो आपके पास एक ये रेंज आ गई लैम्डा वेवलेंथ की और एक ये पीक आ गई लैम्डा डैश की। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला जो होता है h/m0c होता है, जो कि 1 - cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे cos थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो इसका मतलब है कि कॉम्पटन शिफ्ट कितना होगा वो थीटा पे डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है फोटोन। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट उसी के बाद है कि अब उसके बाद जो नेक्स्ट बिग आइडिया था कि चलो ठीक है कॉम्पटन इफेक्ट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, तो अब उसके बाद आगे आइडिया बढ़ता है और हम पाते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट, जो कि एक तरह से किसने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था डिब्रॉगली ने। इसको डिब्रॉय कहते हैं, मतलब इनका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो डिब्रॉय होता है, बट वी आर pronunciating it as de Broglie। So de Broglie मैटर वेव कॉन्सेप्ट है। तो इसके हिसाब से कि एवरी मूविंग मटेरियल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक आप यहाँ लिख सकते हो, तो एवरी मूविंग मटेरियल माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल हैज़ अ सिग्निफिकेंट वेव नेचर। मतलब कि उनका ये कहना था कि जब कोई पार्टिकल है जिसके पास मास है, वो जब मूव करता है तो वो एक वेव नेचर अपने पास रखता है, उसका एक वेव नेचर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम फार्मूला एक सिंपल सा था लैम्डा इक्वल टू h/p, इसमें लैम्डा तो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला वेवलेंथ का फार्मूला है, और राइट साइड में मोमेंटम है जो कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम मतलब होता है m × v। m तभी होगा जब मास होगा, मास तभी होगा जब उसका कोई साइज होगा, कुछ शेप होगा। आप कभी भी ये नहीं पाते हो किसी वेव का मास हो, कि वेव का मास नहीं होता, मास उसका होता है जिसका अपना आकार होता है। तो p का होना मतलब पार्टिकल नेचर का है और लैम्डा का होना मतलब वेव नेचर है। तो इस तरह से ये एक फार्मूला है जो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को आपस में इंटर कनेक्ट करता है। इसके कुछ फार्मूले लैम्डा इक्वल टू h पाई, लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/mv, p की जगह mv रख दो। हमें मालूम है कि p बराबर होता है
ई बराबर जो होता है वो हाफ mv² होता है। अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो mv² मतलब हो जाएगा p² / 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि p² बराबर 2me, तो p की वैल्यू आ जाएगी √2me। तो अब यहाँ पे रखोगे h/2me, यहाँ पे E एनर्जी है। अब अगर E थर्मल एनर्जी है 3/2 kT रखोगे, तो यहाँ रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 kTm ये हो जाएगा। अगर हम E की वैल्यू QV रख दें तो h/√2m QV। तो इस तरह से पोटेंशियल के प्रेजेंस में अगर चार्ज पार्टिकल है वो बहुत एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसके साथ वेवलेंथ कितनी होगी वो यहाँ से दिख रहा है। अगर नहीं तो थर्मल एनर्जी की केस है तो यहाँ से दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आता है। अब था ये भी एक तरह का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसको डेविसन जर्मन ने कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो एक्सपेरिमेंटली वो असल में क्या कर रहे थे, वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को प्रूव कर तो दिए, लेकिन वो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम निकल टारगेट से स्टडी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे थे उस प्रोसेस में कि जिससे कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट प्रूव किया था। तो डेविसन जर्मन ने इसको मिलकर किया था। और वैसे ही जे थॉमसन, जो जेपी थॉमसन जो थे, जो कि जे थॉमसन के पुत्र थे, उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली इसको प्रूव किया था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को। तो इन सबको उसके लिए आखिरी में अवार्ड दिए गए थे नोबेल के। अब धीरे धीरे पिक्चर में हमारे सामने एक और बड़ा नाम आता है क्वांटम मैकेनिक्स का, श्रोडिंगर आते हैं। श्रोडिंगर ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि पार्टिकल के साथ वेव नीचे जुड़ा होता है, तो ऐसा नहीं होता किसी पार्टिकल के साथ कोई वेव जुड़ी होती, बल्कि पार्टिकल जो होता है उसके साथ तरंगों का पूरा समूह जुड़ा होता है। तो श्रोडिंगर सजेस्टेड दैट इट इज़ नॉट अ गुड वे टू थिंक अबाउट द एसोसिएशन ऑफ सिंगल मैटर वेव विद द मूविंग पार्टिकल। हम ये ना सोचें कि एक पार्टिकल के साथ कोई एक वेव जुड़ी है, रादर अ बंच ऑफ मैटर वेव्स आर कंसीडर्ड एज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो पार्टिकल के साथ हम कहते हैं कि समूह, पूरा बंच, पूरा गुच्छा जुड़ा है। तो ये जो इससे क्या होता है, एक ग्रुप क्रिएट होता है, इसको वेव ग्रुप कहते हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। तो अगर हम कहें कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रिक्वेंसी की बहुत सारी मैटर वेव जुड़ी होती हैं, ये आपस में इंटरफेयर करती हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कुछ पोर्शन बनते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ हमारे पास एक पूरा वेव पैकेट बन जाता है। अब वेव पैकेट के अंदर जो आप ये वेव दिखा रहे हो, इसकी वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। पूरे ग्रुप की वेलोसिटी जो होती है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो इस तरह से Vp है फेज वेलोसिटी, Vg है ग्रुप वेलोसिटी, तो Vp × Vg c²। ये फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर आते हैं श्रोडिंगर के ऊपर। श्रोडिंगर साहब क्या कहते हैं? श्रोडिंगर कहते हैं कि जब आप इस तरह से वेव पैकेट कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो आपको जो पार्टिकल का वेव नेचर है उसको समझाने के लिए फिर उन्होंने वेव फंक्शन साई की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह का बिहेवियर होता है वेव पैकेट का, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेव फंक्शन साई यूज करना पड़ेगा। अब इस वेव फंक्शन साई को यूज करके वो दो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करते हैं। एक तो होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, दूसरी होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसका मतलब है जहाँ समय ना हो इंडिपेंडेंट, जहाँ समय हो वहाँ डिपेंडेंट। अगर हम वन डायमेंशन केस में देखें, यानी मान लो कि हमारी सारा खेल केवल x डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका फार्मूला होता है d2 ψ/dx², 2m/h क्रॉस e - v ψ बराबर 0। या ये तो हो गया x y z, यानी वन डायमेंशन में। अगर हम 3 डायमेंशन ले तो हम डेल ऑपरेशन को यूज करेंगे, तो डेल² ψ = 2m/h क्रॉस e - v ψ बराबर 0। इसी तरह से टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जहाँ i h क्रॉस d ψ/dt। देखो यहाँ t आ गया तो टाइम डिपेंडेंट है। h कैप साई होता है, यहाँ h कैप जो होता है उसकी वैल्यू होती है -h²/2m v जो है यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है उस मूविंग पार्टिकल के लिए। तो इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह से हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट ये दोनों तरह की क्वेश्चन आ गई। फिर आगे बात चलती है कि जो आप वेव फंक्शन यूज कर रहे हो आखिर उसका मतलब क्या है। तो वेव फंक्शन जो होता है असल में मैक्स बॉर्न जो होते हैं वो भी इसी ग्रुप के एक व्यक्ति होते हैं। तो मैक्स बॉर्न कहते हैं कि फिजिकली जो वेव फंक्शन है, ये अकेला वेव फंक्शन तो चूँकि कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी भी हो सकता है, होता ही है जनरल में, तो ये कोई भी रियल टर्म को नहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जुड़ा हुआ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। यानी कोई पार्टिकल स्पेस में किस जगह मौजूद होगा, कहाँ पाया जाएगा, इससे जुड़ी हुई संभावनाओं को रिप्रेजेंट करता हुआ जो पार्टिकल होता है, दैट इज़ जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है, उसको हम वेव फंक्शन कह रहे होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन साई को जब उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन स्पेस दिखाई पड़ता है।
है। इसके बाद आपके पास एक प्रॉब्लम आती है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में हम एक पोटेंशियल प्रोफाइल मानते हैं कि कुछ दीवारें हैं, दीवारों के बीच में एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, जहाँ मूव कर रहा है वहाँ फ्री है, जहाँ फ्री होता है इसका मतलब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन द मोमेंट वो पार्टिकल बॉक्स से बाहर अगर चला जाए तो वहाँ उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल महसूस करेगा। इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या करेगा, उसको रोक देगा, एक तरह से स्टैटिक कर देगा। तो पोटेंशियल की प्रोफाइल ये हो गई, x बराबर x लेस देन l से मोर देन जीरो, यानी कि इस रीजन में उसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन इस रीजन से बाएं जाओगे या दाएं जाओगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ हम एक बाउंड्री कंडीशन दो यूज करते हैं और इन बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम कुछ एनर्जी कंडीशन निकालते हैं और वेव फंक्शन कंडीशन निकालते हैं। तो एनर्जी कंडीशन में आप देखते हो n² h² 2ml² होता है, यहाँ h क्रॉस बराबर कितना है, h/2π होता है, और वेव फंक्शन जो होता है √2/L sin nπx/L होता है। तो ये वेव फंक्शन एनर्जी और वेव फंक्शन होता है। इसका ज़रूर से आप यूज करिए, इसको याद कर लीजिएगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल अपनी बुक से लिख लीजिएगा, कोशिश करेंगे हम इसको लिखवाएं, जहाँ पर कि हम एनर्जी के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपसे VG VP पूछे जाते हैं, आपसे पीछे दिखाया EN से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपसे ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैं इनके कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। Okay, I think the video is more than 15 minutes, so that's enough for today. In the next portion, we will discuss the electromagnetic theory. Okay, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में. Have a nice day. Take care. Bye bye.